वेलकम बैक दोस्तों, मैं राजू कुशवाहा एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने चैनल मैथ्स मेट पर स्वागत करता हूं। जो सीरीज़ हमने चालू की है पटवारी के प्रीवियस ईयर की, आज मैं उसमें नया वीडियो ऐड करने जा रहा हूं और ये वीडियो है 11 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का। 11 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन थे 20, वो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे वन बाय वन। और हाँ, एक बार फिर से बोलूँगा कि अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देखिए, जिससे आपका रिवीजन होगा और आपको चीज़ें समझने में भी आसानी होगी। ठीक है भाई, मैं सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्टली आप उनको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखिए 5⁻0 अपॉन 5⁻7, यहाँ पे आप देखेंगे 5⁻0, तो ये जो 5⁻0 है ना, इसकी वैल्यू होती है 1। क्या होगी? 1। 5⁻0 की ही बात नहीं, अगर मैं किसी भी संख्या की पावर में अगर मैं जीरो कर दूंगा, 5 की पावर 0, 6 की पावर 0, 100 की पावर 0, तो उन सबका जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1 ही होती है। ठीक है भाई, तो आप हमेशा याद रखना कि किसी भी संख्या की अगर पावर 0 है तो वो हमेशा उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। तो यहाँ से अगर मैं 5 की पावर 0 को लिखूँ तो 1 लिख सकता हूँ। 1 अपॉन, ये देखिए 5⁻7 है, मैंने इसको एज इट इज़ लिखा, इंटू 5⁻15। ओके, इंटू ये 5⁻−6 है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 6 प्लस का 6 हो जाएगा, मैं इसको 1 के अपॉन में ले आऊँगा तो, और इंटू 1 अपॉन 5⁵। ठीक है भाई, अब देखिए आपको मालूम है डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाएंगी, तो मैं देखो डायरेक्टली इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये 5⁻7 है ना, तो यहाँ से 7 पावर कम हो जाएंगी, तो कितनी पावर बचेंगी? आप बोलेंगे सर 8 पावर बचेंगी। ठीक है, तो 5⁸ आया, इंटू इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 5⁶ इंटू 5⁵, 1/5⁶ इंटू 1/5⁵, तो ऐड हो जाएंगी पावर, ये हो जाएगा 11। अब देखिए यहाँ से अगर मैं इस पावर को हटाऊंगा तो यहाँ से 8 पावर कम हो जाएंगी और 3 पावर बचेंगी, है ना, तो ये कितना आ जाएगा? 1/5⁵। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये 1/125 आ जाएगा। अब देखिए इसको अब आपको डिवाइड मारना है। आपने ऑप्शन में नज़र मारा कि भाई मुझे मुझे इस तरीके के फॉर्म में आंसर नहीं दे रखा, मुझे डिवाइड मारने के बाद दे रखा है, तो देखो 5 तो आंसर होने से रहा। ठीक है, अगर मैं 0.2 को देखूं तो 2/10 हो जाएगा 0.2, और इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो 1/5 आएगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। आप यहाँ पे आएंगे तो देखो ये हो जाएगा 4 ये डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट है तो 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1/25। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं है। क्या बचा आपका? 0.008, और यही आपका आंसर है। आप चाहें तो इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। ये देखो 8 और ये डेसिमल के बाद कितनी जीरो है? 3 जीरो हैं, तो ये हो जाएगा 1000। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 से डायरेक्टली कटेगा, और 8 एकम 8, कितना बचेगा? 2, 8 दूनी 16, और कितना बचेगा? 4, 8 पंजे 40, तो मतलब कितना आया? 1/125। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत ईजी है भाई, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये ब्रैकेट ओपन कर देना है, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है। देखिए 7 प्लस √5 है। ठीक है, इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर रहा हूँ तो ये माइनस का 7 हो जाएगा, और ये माइनस का √5 प्लस का √5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 √5 है। अब आप देखेंगे ये माइनस का 7, ये प्लस का 7, ये कट जाएगा, √5 प्लस √5 2 √5, और 2 और प्लस 3 5 √5 आंसर आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। यदि एक वर्ग की भुजा 2 गुनी है तो उसका क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन समझिए भाई, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी वर्ग की भुजा को दोगुना कर दूं तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का मतलब है। तो देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे भुजा लेता हूँ, ठीक है, ये वर्ग की भुजा ले रहा हूँ, इधर इधर ले रहा हूँ मैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल आपको मालूम है क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। ठीक है, बहुत बार बता चुका हूँ मैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है? साइड मतलब भुजा, इसका स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखिए भुजा को अगर मैंने 1 माना तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि साइड का स्क्वायर अगर मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही आएगा। अब मैंने भुजा को क्या किया? भुजा को कर दिया डबल, दोगुना कर दिया, तो भुजा को मैंने कर दिया दोगुना, 2 कर दिया, तो अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब आप क्षेत्रफल को देखिए भाई, पहले क्षेत्रफल कितना था? 1, और अब कितना हो गया? 4, तो कितने गुना हो गया? 4 गुना। और यही आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 गुना, ऑप्शन नंबर सेकंड।
समझ में आया भाई? बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। देखिए, यदि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 4, तो x का मान बताना है भाई। देखो ऑप्शन, जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो यहाँ से मुझे पता चला कि भाई फैक्टर करने पड़ेंगे तब मुझे मिलेगा, लेकिन मैंने ऑप्शन को देखा तो ऑप्शन बहुत छोटे छोटे हैं, तो मुझे मेरे दिमाग में क्या आएगा इस क्वेश्चन को देखते ही, क्यों ना मैं वैल्यू सेटिस्फाई कराऊँ, है ना। तो देखो वैल्यू सेटिस्फाई कराते हैं, सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 पे देखते हैं। अगर मैं x की वैल्यू को 1 मानूं तो क्या मेरा LHS RHS इक्वल होगा? LHS में क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है, ये मेरा LHS है। अगर x की वैल्यू 1 रखने पर मुझे 4 मिला, मतलब RHS मिला, तो मेरा x की वैल्यू 1 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं भाई पुट करके। तो देखो 2 और x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू 1 3 और प्लस 5। आप देखेंगे 2 इंटू 1 2 माइनस 3 प्लस 5, 5 और 2 7 माइनस 3 4। आप देखेंगे 4, RHS आ गया मेरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 मेरा मैच हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे आंसर 3 दे रखा है, मतलब थर्ड वाले ऑप्शन से भी ये सेटिस्फाई हो रहा होगा। देख लेते हैं इसको एक बार। अगर मैं x की जगह पे 1/2 लेता हूँ, 1/2 लिया मतलब 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 इंटू 1/2 प्लस 5। अब देखते हैं तो 2 इंटू 1/4 हो जाएगा, ये माइनस 3/2 हो जाएगा और ये प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। ये जाएगा 2 टाइम्स, तो 1/2 माइनस 3/2 प्लस 5। यहाँ से आप देखेंगे तो ये माइनस का 1/2 माइनस का 2/2 प्लस 5, और ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 5 मतलब 4। आप देखो भाई ऑप्शन नंबर 1 भी मेरा सेटिस्फाई हो रहा है और ऑप्शन नंबर 3 भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसीलिए व्यापम ने इस क्वेश्चन को सभी के लिए इग्नोर कर दिया था, मतलब इस क्वेश्चन के बोनस मार्क्स मिले थे सभी लोगों को, क्योंकि इसमें ऑप्शन में गलती की थी व्यापम वालों ने, ठीक है। तो भाई ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेंगे और अपन अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 से भी सेटिस्फाई हो रहा है और ऑप्शन नंबर 3 से भी हो रहा है। आप चाहे तो 2 और 4 को भी रख के देख सकते हैं, आपको आंसर मतलब RHS में 4 नहीं मिलेगा, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। 5 का स्क्वायर, ये जो स्टार है मैं बता चुका हूँ आपको, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 400, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 एवरेज का क्वेश्चन है भाई। आप खुद करेंगे, सबको जोड़ेंगे और डिवाइड मारेंगे कितने से? 5 से, क्योंकि 5 संख्याएं हैं। चलिए, यदि एक संख्या एवं उसके व्युत्क्रम के मध्य अंतर, मैंने माना भाई संख्या मेरी कितनी है? a, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/a। इनके बीच अंतर कितना है? 5 है, ठीक है। तो संख्या के वर्ग एवं उसके व्युत्क्रम का योग, मतलब संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा? ये, और इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/a स्क्वायर। तो इसका योग मतलब प्लस, ये आपसे पूछा है भाई। देखिए, अगर आप एसएससी के स्टूडेंट्स हो तो मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट तो कर सकता हूँ कि भाई आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए, ये जो रिजल्ट है डायरेक्ट मालूम होना चाहिए। क्या रिजल्ट? कि अगर a माइनस 1/a पूछा दे रखा है आपको, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे के बोलूँ, और a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर अगर आपसे पूछा है तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, ये होता है के स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। मतलब इसका स्क्वायर करके 2 जोड़ना है। अगर a प्लस 1/a दे रखा है आपको k, और a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर आपसे पूछा है, तो ये होता है के स्क्वायर माइनस 2। ये जो दोनों के दोनों रिजल्ट आपको डायरेक्टली मालूम होना चाहिए अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप व्यापम की तैयारी कर रहे हो तो आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। अब देखो ये रिजल्ट कैसे आया, इसको देखिए। मैं क्या करता हूँ, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल देता हूँ, a माइनस 1/a को a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल देता हूँ। कहने का मतलब कि बोथ साइड में स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए इधर लिख देता हूँ, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ये आपसे पूछा है, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड स्क्वायर कर रहा हूँ। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a मतलब a और b मतलब 1/a, ठीक है भाई। और इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, ठीक है भाई। अब देखिए a से a कटा, a स्क्वायर
प्लस 1/a² कितना हो जाएगा, ये -2 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 25 और 2 हो जाएंगे 27। तो देखो a² प्लस 1/a² की वैल्यू आपको मिली डायरेक्टली 27, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगर आपको रिजल्ट और याद है तो आप देखो के की जगह कितना है, 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर करके डायरेक्टली 2 जोड़ दोगे तब भी आपको यहाँ से भी 27 मिलेगा। ठीक है भाई, तो देखो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका मैच होगा और आप इसका आंसर टिक करके निकल लेंगे। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 से 3 संख्याएं इस प्रकार चयनित की जाती हैं कि उनका योगफल 14 है, उनका योगफल कितना है, 14 है, तो चयनित 3 संख्याओं में से संभावित लघुत्तम संख्या क्या है, ये आपको बताना है। देखो भाई संख्या क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12 और ये है 14। ठीक है भाई, अब आपको 3 संख्या लेनी है, पहली, दूसरी और ये तीसरी, और इन तीनों संख्याओं का जो योग है वो मुझे कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर देखिए आप 14 ही ले लेंगे, अगर मैंने यहाँ पे 14 ले लिया तो ऑलरेडी मेरा योग 14 हो गया, लेकिन ये 2 डिब्बे खाली रह गए, तो आप 14 नहीं ले सकते। ठीक है, 14 कैंसिल हो गया भाई। 12 लें, ठीक है, मैंने पहले में 12 ले लिया, अब इसमें से 14 बनाने के लिए क्या ले सकता हूँ मैं, 2 ले सकता हूँ। ठीक है, 14 हो जाएगा, लेकिन तीसरा डिब्बा खाली रह जाएगा, तो आप 12 भी नहीं ले सकते। ठीक है, 12 भी कैंसिल। अब देखिए क्या मैं 10 ले सकता हूँ, 10 ले लिया, 10 के साथ 2 ले लिया, चलो ठीक है, 10 के साथ 2 लेने से 12 बना। अब मुझे 14 बनाना है, तो मुझे 2 और चाहिए, लेकिन 2 मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ और अब 2 नहीं है मेरे पास। ठीक है, अगर इस 2 की जगह मैं 4 लेता तो 10 और 4 14 हो जाता, लेकिन ये डिब्बा फिर खाली रह जाता, तो मतलब मैं 10 को भी नहीं ले सकता आंसर में, 10 भी खत्म। अब देखिए 8 को ले सकता हूँ, 8 ले लिया, 8 के साथ 2 ले लिया तो 10 हो जाएगा, और 10 के साथ मैं 4 ले सकता हूँ तो 4। तो देखो ये तीनों नंबर मेरे सेटिस्फाई कर गए। ठीक है, तो मतलब जो मेरा पेयर है वो 8, 2 और 4 का है। अब आपसे पूछा है संभावित लघुत्तम, लघुत्तम मतलब लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर आपसे पूछा है, तो इन तीनों में सबसे छोटा क्या है, 2 है, तो 2 ही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, पहले भी मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। आप प्रीवियस वीडियो में अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। ठीक है भाई, शेषफल निकालना है आपको, x-2 से डिवाइड मारना है इस इक्वेशन को, और शेषफल आपसे पूछा है। तो देखो किस तरीके से करते हैं, इस x-2 को रखूंगा मैं 0 के इक्वल, और यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इस 2 को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो देखो इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं पहले, 5x⁵ माइनस 15x⁴ प्लस 10x³ प्लस 2x² माइनस 6x प्लस 9। x की जगह क्या पुट करना है मुझे, 2। देखिए 5 इंटू 2⁵ करूँगा तो ये मिलेगा 32। ठीक है, 32 होगा, हाँ ठीक है, माइनस 15 इंटू ये हो जाएगा 2⁴ करूँगा 16, प्लस 10 इंटू 2⁵ 8, प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा 4, माइनस 6 इंटू 2 प्लस 9। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, अगर 5 का मैं 32 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 50 × 150, 150 और 10 160। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 × 150 और 15 × 6 90, 150 और 90 हो जाएगा 240। ठीक है, प्लस 80 प्लस 8, सॉरी हाँ 8 ही है ना, ठीक है, प्लस 12, सॉरी माइनस है ये, माइनस 12 प्लस 9। ठीक है, अब देखिए 240 में से 160 घटाऊंगा, माइनस का 80 आएगा, और ये माइनस के 80 से प्लस का 80 कट जाएगा, मतलब ये सारी वैल्यू आपस में कैंसिल हो गई। प्लस का 8 प्लस का 9, 8 और 16 17, 17 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 5, और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यही आपका क्या है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बहुत बार बता भी चुका हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 500 मीटर और 750 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में गतिशील हैं। एक रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर पर आवर है, दूसरी की गति 75 किलोमीटर
प्रति घंटा है तेज चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी रेलगाड़ी को पार करने में लिया गया समय आपको बताना है। समय बताना है तो समय बताने के लिए क्या पता होना चाहिए आपको, एक तो दूरी मालूम होनी चाहिए और एक चाल पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये दो चीज़ मालूम है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। देखो अब दूरी मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, किसी टनल को या किसी ट्रेन को पार करती है तो एज अ डिस्टेंस वो अपनी लेंथ के साथ साथ जो जिस चीज़ को वो पार करती है उसकी लेंथ को भी कवर करती है। तो यहाँ पे देखिए वो बोल रहा है कि तेज चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी रेलगाड़ी को पार करने में लिया गया समय। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी जो है उसकी, जैसे मान के चलिए एक रेलगाड़ी 500 मीटर की है और दूसरी है 750 की। ठीक है, एक की है 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की है 75 किलोमीटर पर आवर। तो तेज चलने वाली कौन सी हो गई, 75। तो 75 वाली की अगर मैं डिस्टेंस 750 मानता हूं तो ये 750 तो चलेगी ही चलेगी, लेकिन पार किसको कर रही है, 500 मीटर वाली को। तो इसको भी 500 मीटर इसको और चलना होगा तब इसको कंप्लीटली वो पार कर पाएगी। ठीक है, तो मतलब उसको टोटल डिस्टेंस इतनी कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, ये कितनी है, मीटर में। अब चाल, चाल देखिए भाई, चाल कैसे लेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट अपन इसमें यूज करेंगे। तो देखो जब भी रेलगाड़ी समान दिशा में चलती है, देखो इसमें बोला है ना कि समान दिशा में, यहाँ पे देखिए, ये देखिए समान दिशा में गतिशील है, तो वो अपन तब अपन क्या करते हैं, ये जो चाल है 60 किलोमीटर 75 किलोमीटर पर आवर, इसको आपस में क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। मतलब 75 में से 60 घटाएंगे तो जो रिलेटिव स्पीड आएगी मेरी, रिलेटिव स्पीड आएगी वो आएगी 75 माइनस 60, मतलब 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो चाल हो जाएगी मेरी 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप देखेंगे ये मीटर में है और ये मेरी किलोमीटर पर आवर में है। तो मैं क्या करूंगा, इस 15 को मीटर पर सेकंड में बदल लूंगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 5/18 कर दूंगा। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व कर लो बस। ये हो जाएगा 1250। ठीक है, ये 18 ऊपर ले जाता हूं मैं और नीचे कर दूंगा 15 × 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 5 से काटूंगा 25 बार जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा। 5 से फिर काटूंगा 5 पचम 25, 0 5 3 15, 3 से काटूंगा 6, तो ये कितना आ जाएगा, 50 × 6 हो जाएगा 300 सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भाई, ध्यान ये रखना है कि जब भी रिलेटिव स्पीड की बात होगी तो अगर सेम डायरेक्शन में चल रही होंगी तो माइनस करते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती तो फिर इन दोनों की स्पीड को क्या करते हैं, आपस में प्लस कर देते हैं। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे, स्पीड को प्लस करेंगे, और सेम डायरेक्शन में माइनस करेंगे, और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, रिलेटिव स्पीड में हमेशा ये चीज यूज होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक चुनाव में अमन को 65% मत प्राप्त हुए और 3000 मतों के अंतर से विजयी रहा। डाले गए मतों की कुल संख्या है। तो टोटल वोट हमें बताने। तो देखो भाई, अगर टोटल वोट 100% है, टोटल जो वोट हैं वो कितना है, 100% है, तो 100 में से अगर 65% अमन को मिले हैं तो जो जीत हारने वाला होगा, जो लूजर होगा, उसको 35% मिले होंगे ना भाई। तो यहाँ पे कितने मतों से जीता है, कितने वोटों से जीता है, आप बोलेंगे ये जीता है 30% मतों से। ठीक है, 65% इसको मिले, लूजर को 35% मिले, तो 30% मतों से अमन जीत गया। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 3000 मतों के अंतर से जीता है। तो 30% की वैल्यू अगर 3000 है तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालूंगा तो आ जाएगी कितनी, 100 आ जाएगी, क्योंकि 30 से डायरेक्टली कटेगा, 100 बार कटेगा। और 100% जो कि अपन ने टोटल वोट माने थे, तो 100 × 100 हो जाएगा कितना, 10,000, और यही आपके टोटल वोट हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 3 बच्चे कुल मिलाकर 17 कुकीज खाते हैं। अमला
किसी अन्य बच्चे की तुलना में अधिक कुकीज खाती है तो अमला द्वारा खाई गई कुकीज की न्यूनतम संभावित संख्या क्या है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा भाई। देखिए क्या पूछा क्या है आपसे, आपसे पहले तो 3 बच्चे बोले गए, जैसे कि मैं अगर पहले बच्चे को फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, 3 बच्चे हैं, ये मैंने तीनों बच्चे मान लिए। उसके बाद अमला है, अमला वो जो है वो अमला के लिए क्या बोला गया है कि अन्य बच्चे की तुलना में अधिक कुकीज़ खाती है, मतलब ये तीनों बच्चों में से हर बच्चे से एक कुकीज़ वो ज़्यादा खाती है, मतलब एक नहीं ज़्यादा से ज़्यादा खा सकती है, मतलब ज़्यादा खाती है, कहने का मतलब ये है। तो अमला द्वारा खाई गई कुकीज़ की न्यूनतम संभावित संख्या, यहाँ पे इस वर्ड पे ध्यान दीजिए भाई, न्यूनतम संभावित संख्या। अगर मुझे अमला को न्यूनतम संभावित संख्या बतानी है कि अमला न्यूनतम कितनी खाती है, तो मुझे इन बच्चों की मैक्सिमम बतानी पड़ेगी, मैक्सिमम मुझे एज्यूम करनी पड़ेगी। तो देखो भाई, अगर मैं मैक्सिमम लूँगा तो पहले बच्चे को अगर मैं 6 खिला दूँ, दूसरी को भी 6 खिला दूँ, तो तीसरे को खिलाने के लिए मेरे पास 5 बचेंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे टोटल तो 17 कुकीज़ ही हैं। तो 6 इसने और 5 इसने खा ली। अब ये इसका मैक्सिमम है, मतलब इससे ज़्यादा बच्चे खा ही नहीं सकते, क्योंकि 17 से ज़्यादा अपने पास कुकीज़ है नहीं। तो अब देखिए, तो अमला इन तीनों से ज़्यादा खाती है, मतलब न्यूनतम ज़्यादा खाती है। तो देखो 6 से अगर एक ज़्यादा खाएगी तो 7 खा लेगी, यहाँ पे भी 7 खा लेगी और यहाँ पे भी 6 खा लेगी। लेकिन आपसे ऐसी वैल्यू पूछी है कि इन ये तीनों पे काम करे। जैसे कि आप बोलेंगे सर आंसर तो 6 भी हो सकता है, क्योंकि कमला तीसरे वाले बच्चे से भी एक ज़्यादा खा रही है ना। लेकिन अगर आंसर 6 मानूंगा तो आप देखिए यहाँ पे पहले बच्चे और दूसरे बच्चे के लिए ये चीज़ नहीं मान्य होगी, क्योंकि अगर 6 खाएगी तो ये पहले वाले के बच्चे के बराबर खा लेगी, दूसरे वाले बच्चे के बराबर खा लेगी, लेकिन मुझे ज़्यादा खिलानी है। तो इसलिए आंसर 6 ना होके आंसर होगा 7, क्योंकि 7 में मानूंगा तो देखो पहले वाले से भी ज़्यादा खा रही है, दूसरे वाले से भी ज़्यादा खा रही है और तीसरे वाले से भी ज़्यादा खा रही है। तो इसलिए न्यूनतम वो 7 कुकीज़ खाएगी, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार वीडियो को रिपीट कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। यदि 6% शर्करा मतलब शुगर वाले 8 लीटर चीनी के विलय को उबालने पर 2 लीटर जल का वाष्पन होता है, तो शेष बचे विलय में शर्करा की मात्रा का प्रतिशत है। मतलब भाई क्या था, एक ऐसा बर्तन था, ठीक है, इसमें क्या है 8 लीटर चीनी और पानी का घोल भरा हुआ था, ठीक है भाई, 8 लीटर। और उस 8 लीटर में 6% क्या थी, शुगर थी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ शुगर थी कितनी मेरी, तो 8 लीटर का अगर मैं 6% निकालूंगा तो ये मिलेगा मुझे 0.48 लीटर, लीटर में ही ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो मतलब 0.48 लीटर मेरी शुगर थी, ठीक है, 8 लीटर में। इस 6% को अगर आप आगे परसेंट हटाऊंगा तो इस तरीके से होगा, और इसको सॉल्व करने पे मुझे मिलेगा 0.48 लीटर। ये क्या है, शुगर। अब क्या किया, इसको उबाला गया, इसको उबाला गया और उबालने के बाद 2 लीटर पानी निकल गया भाई, पानी निकल गया, लेकिन शुगर तो मेरी वही रहेगी ना। अब देखिए 2 लीटर पानी निकल गया तो मेरा अब मिक्सचर कितना बचा, 6 लीटर, ठीक है, और शुगर तो मेरी कितनी थी, 0.48 ही थी, तो 0.48 ये रहेगी। अब इसमें परसेंटेज में निकालनी है भाई, तो परसेंटेज में निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। क्या किया मैंने, पहले मैंने शुगर को निकाला, शुगर मेरी 0.48 थी, कितने में, 8 लीटर में। 8 लीटर को उबाला तो 2 लीटर पानी निकल गया, तो अब जो मेरा मिक्सर बचा वो 6 लीटर बचा। तो इस 6 लीटर में मेरी 0.48 शुगर है, तो परसेंटेज में निकालने के लिए मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 का। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 100 का जब मैं 0.48 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 48 हो जाएगा अपॉन 6, मतलब 8%। 8% आपकी क्या है, इसमें शुगर है, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन था भाई। 3 क्रमांकित विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं के पहले से 20 अधिक है, तो मध्य संख्या क्या है। ठीक है भाई, मतलब 3 विषम संख्या हैं, जैसे कि फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। 3 और विषम संख्या पता होगा आपको क्या होती है, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है भाई। तो आपसे क्या पूछा है, मध्य संख्या पूछी है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूं मैं। 3 क्रमांकित विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं के पहले से 20 अधिक है, मतलब इन संख्याओं को जब मैं जोड़ूंगा तो इन संख्याओं का जो योग है ना वो भाई इससे 20 अधिक है, पहली वाली संख्या से।
तो मध्य संख्या मुझे बतानी। तो देखो भाई मैं ऑप्शन पे नजर डालता हूँ ना, तो आपसे मध्य संख्या पूछी है, वो भी विषम। तो ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड तो मेरे देखते ही कैंसिल हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ये विषम संख्या तो है ही नहीं, ये तो सम संख्या है। अब बचा मेरा 7 और 9। अगर मैं 7 को आंसर मानता हूँ तो देखो बीच वाली संख्या को मैंने अगर 7 माना, क्रमांक संख्या है तो इससे पहले विषम 5 होगी और इसके बाद में 9 होगी। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ तो 7 और 5 12, 12 और 9 हो जाएगा 21। क्या ये 21 5 से 20 अधिक है? क्या इन दोनों में 20 का डिफरेंस है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? क्योंकि क्वेश्चन में 20 बोला है ना, जो कि नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कितने का डिफरेंस है? 16 का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी आपका आंसर नहीं होगा। अब देखिए भाई, अगर मैंने दूसरी संख्या को 9 माना तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 7, और इसके बाद में 11 हो जाएगी। अब देखिए अगर मैं इनका प्लस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 11 और 9 20 और 7 27, 27 मिलेगा। पहली संख्या क्या थी? 27, और जो सम कितना आया, सॉरी पहली संख्या 7 थी और सम कितना आया? 27। क्या ये सम 20 ज़्यादा है इससे? आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो ऑप्शन नंबर 4 मतलब 9 ही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो रहा इसको ऑप्शन से करने का तरीका, और ऑप्शन से ही करना मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि कम टाइम आपको ऑप्शन से ही लगेगा। लेकिन अगर आपको ऑप्शन से नहीं करना है तो देखिए भाई कैसे करना है फिर इसको। पहली संख्या मैंने x मानी तो दूसरी x+2 मानूंगा और तीसरी x+4 मानूंगा, क्योंकि जो विषम संख्या होती है 2-2 के गैप पर होती हैं। जैसे कि 1, तो 1 में 2 जोड़ूंगा तो 3, और 3 में 2 जोड़ूंगा तो 5। तो इस तरीके से संख्या होती है ये। ठीक है भाई, अब देखिए इनका सम अगर मैं करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे? 3x + 4 और 2 6। ठीक है, अब इनका सम पहली वाली संख्या से 20 अधिक है। तो पहली वाली संख्या कितनी थी? x, और इससे 20 अधिक है तो इसमें मैंने 20 जोड़ दिया। अगर यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये x इधर आ जाएगा तो ये 2x हो जाएगा, 3x - x 2x, और ये 20 में से 6 चला जाएगा तो ये आ जाएगा 14। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। तो पहली संख्या 7 है। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है? 7 + 2 मतलब 9 है, और तीसरी संख्या 7 और 4 11 है। तो आपसे बीच वाली संख्या पूछी थी, मतलब ये वाली, तो ऑप्शन 9 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। राजकुमार ने 990 रुपए प्रति कैलकुलेटर की दर से 2 कैलकुलेटर बेचे। ठीक है, एक कैलकुलेटर पर उसने 10% लाभ प्राप्त किया और दूसरे पर उससे 10% की हानि हुई। इस लेन देन में होने वाली लाभ या हानि को बताएं। देखो भाई, यहाँ पे आपको एक तो एसपी सेम दे रखा है, मतलब दोनों को उसने 990 रुपए में बेचा है। ठीक है, एक पर उसे 10% का लाभ हुआ है, ठीक है, और एक पर उसे 10% की हानि हुई है। मतलब लाभ और हानि जो हो रहा है वो सेम हो रहा है। तो देखो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है, और इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है भाई। तो लाभ वाले तो आंसर दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे भाई, ना लाभ ना हानि, ये भी नहीं होगा, हमेशा हानि होगी। ठीक है, अब इसको शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट कुछ नहीं है भाई, जो लॉस परसेंट होता है ना, वो होता है x² अपॉन 100, x²/100, और लॉस होता है इसलिए अपन इसमें माइनस यूज कर देते हैं। ये x क्या है? ये जो 10% है, ये 10% इक्वल है, इसीलिए अपन एक बार 10 को लेते हैं तो 100, x का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 और अपॉन 100। इससे अगर मैं काटूंगा ये माइनस है क्योंकि लॉस होगा, तो हम 1% आपका आंसर आ जाएगा, और ये 1% आपका लॉस होगा। ठीक है भाई, तो आप इस तरीके से इसको शॉर्टकट को याद रख सकते हैं, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको याद ना रहे तो देखो ऐसे ही नहीं, ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ वो आपको ये बराबर हो, मतलब 10% लाभ और 10% हानि हो तब भी काम करेगा, नहीं हो तब भी काम करेगा, लेकिन एसपी सेम होना चाहिए। देखिए भाई, एक बार क्या हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है। अगर मैंने सीपी को 10 माना तो 10 से 10% का लॉस हो रहा है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10, मतलब 10 सीपी था, एक लाभ हो रहा है, तो मतलब 11 में बेच रहा हूँ मैं। ये सीपी है और ये क्या है? एसपी है। ठीक है भाई, एक बार क्या हो रहा है? 10% की हानि, मतलब 10 रुपए की चीज़ है, एक की हानि हो रही है तो मैं 9 में बेच रहा हूँ। यहाँ पे मैंने देखा एक बार मैं 11 में बेच रहा हूँ, एक बार मैं 9 में बेच रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि दोनों को सेम एसपी पे बेचा है। एसपी मेरा सेम है, तो एसपी को सेम करने के लिए मैं क्या करता हूँ? इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें ही अकेले में नहीं होगा, पूरे रेशियो में होगा। 9 का मल्टीप्लाई 10 में करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा? 90, और ये 99 हो जाएगा। मतलब पहले सीपी 90 में था तो मैंने बेचा उसको 99 में। ठीक है, यहाँ पे 11 × 110,
110 की चीज़ को मैंने 99 में बेचा, तो यहाँ पे मुझे लॉस हो रहा है। तो देखो अब SP सेम हो गया ना। अब देखिए टोटल CP कितना हो जाएगा, 200 हो गया, और टोटल SP कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 198। आपने देखा 200 रुपये की चीज़ 198 में बिक रही है, तो लॉस कितने का हो रहा है, 2 रुपये का। कितने पे, 200 पे। और परसेंटेज में निकालने के लिए मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूँ। आपको ये तो मालूम चल गया कि लॉस हो रहा है, क्योंकि देखो CP ज़्यादा है ना SP से, तो 2 रुपये का लॉस हो गया। 0 से 0 और 2 से 2, तो आपको पता चला कि 1% का आपको लॉस हुआ। ठीक है भाई, तो आपको इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को करना आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। हाँ जी, संख्या 999999999999 और 9 का योगफल है। भाई आप खुद से इस क्वेश्चन को करिए, आपको कुछ भी नहीं करना, सबका प्लस करना है, और प्लस करना तो भाई आपको आता होगा, इतना तो मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा अच्छा नहीं कहूँगा, लेकिन व्यापम के नज़रिए से देखूँ तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है व्यापम के हिसाब से। देखिए, त्रिभुज ABC में भुजा AB पर बिंदु M और N इस प्रकार हैं। मैं यहाँ पे त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है भाई, बड़ा सा, जिससे आपको चीज़ें समझने में आसानी हो, साफ साफ देखें। ठीक है, ये C है, ये A है, और ये B है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको एक चीज़ मालूम होगी, पहले मैं वो चीज़ बता देता हूँ आपको क्या है। अगर मेरा कोई ट्राइंगल इस तरीके से है, और इसमें अगर ये साइड इस साइड की इक्वल है, मतलब ये कैसा त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इंग्लिश में बोलो तो आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो साइड्स इक्वल होती हैं उनके सामने जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। जैसे कि ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इन दोनों साइड्स के जो सामने जो एंगल हैं, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है भाई, इस तरीके से भी हो सकता है। अगर ऐसे नहीं तो देखो ये इस तरीके से भी हो सकता है, कैसे भी देख सकते हैं इसको। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके सामने ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए भाई। ठीक है, ये एंगल भी इक्वल होंगे। अब देखिए इस चीज़ का यूज इस क्वेश्चन में कैसे होगा। त्रिभुज ABC ले लिया, M और N इस प्रकार हैं कि AN बराबर AC, ये N है, ठीक है। AN बराबर मतलब ये जो यहाँ से लेके A से N तक की डिस्टेंस है, ये AC के बराबर है, मतलब ये वाली साइड के बराबर है। तो मैंने अभी समद्विबाहु त्रिभुज के हिसाब से क्या बताया कि ये जो एंगल होंगे, फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। तो मैं इनको थीटा ना बोल, अल्फा नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये अल्फा, और इसको भी मैंने क्या बोल दिया, अल्फा। ठीक है, अब देखिए एक लाइन कुछ इस प्रकार है, ये मैंने फिगर में देखा CM, ये CM है। ठीक है, CM है, तो BM इज इक्वल टू BC, तो ये M हो गया। तो देखो BM मतलब B से लेके M तक की जो डिस्टेंस है ये, और BC मतलब ये। तो आप इस वाले ट्रायंगल को देखिए CMB में, CMB में क्या है, BC इज इक्वल टू MB। तो ये वाला एंगल अगर मेरा बीटा होगा तो ये कंप्लीट एंगल भी मेरा कितना होगा, बीटा होगा। होगा कि नहीं होगा भाई, होगा ना। चलिए अगर ये बीटा है तो आपका ये भी बीटा होगा। ठीक, अब देखिए, और ये बीच वाला एंगल MCN, एंगल MCN, ये एंगल ये आपको 43 दे रखा है। ठीक है, ये कितना दे रखा है, 43 डिग्री। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, एंगल ACB मतलब ये वाला एंगल पूछा है आपसे, ये कंप्लीट एंगल आपसे पूछा है। ठीक है, अब देखिए मैं इसी वाले एंगल पे गौर करता हूँ भाई। अगर मैं इस कंप्लीट C एंगल को मैं निकालूं तो क्या करूंगा मैं, अगर मैं सम कंप्लीट C एंगल को निकालूंगा तो देखो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो अल्फा है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो बीटा है, प्लस बीटा। लेकिन ये जो एंगल है ना भाई वो 2 बार काउंट हो गया, अल्फा के टाइम पे भी काउंट हो गया, देख रहे हो आप, यहाँ से यहाँ तक अल्फा था ना, और यहाँ से यहाँ तक बीटा था, तो बीटा के टाइम पे भी काउंट हो गया। अपन तो ऐसा नहीं कर सकते ना, अपन सिर्फ एक बार लेंगे। तो एक बार मैं इसको 43 को हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये बीच वाला एंगल 43 दे रखा है, तो एक बार मैंने 43 को माइनस कर दिया। ठीक है भाई, तो यहाँ से जो C एंगल मुझे मिला, तो वो क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा माइनस 43, ये मुझे मिला C एंगल। अब अगर मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूं तो मुझे क्या मिलेगी, ये माइनस का 43 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो मतलब C प्लस 43 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब चलिए अब देखिए
अल्टीमेटली मुझे निकालना क्या है, एंगल सी निकालना है। अब मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी तो मुझे सी मिलेगा। अब देखिए, अब आप देखिए इस वाले ट्रायंगल को, सी एम एन एंगल, सॉरी ट्रायंगल सी एम एन, सी एम एन। तो सी एम एन में क्या देखा मैंने, अल्फा बीटा और 43 तीनों एंगल हैं। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीनों एंगल का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस ये तीसरा एंगल 43, इनका सम कितना होना चाहिए, आप बोलेंगे सर 180। तो यहाँ से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूं तो 180 में से 43 माइनस होगा तो कितना बचेगा, ये 43 इधर चला जाएगा। तो ये 180 माइनस 43 कितना हो जाएगा भाई, 10 में से 3 गया 7, और ये 14 में से, सॉरी 18 में से 5 गया, सॉरी 10 में से 3 गया 7, और 8 में से 5 गया 3, और ये 137 सही कर रहा हूँ भाई। अल्फा प्लस बीटा प्लस 43, 180 माइनस 10 में से 3 गया 7, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा मुझे क्या मिला, 137। अब देखिए, अब यहाँ पे आ जाइए भाई, अल्फा प्लस बीटा मुझे 137 मिला, ठीक है, इक्वल टू सी प्लस 43। इस 43 को मैं इधर लेके आऊँगा, सो सी की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 137 माइनस 43, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से मैं सी की वैल्यू निकाल लूँगा, 7 में से 4 जाएगा 3, और 13 में से 4 जाएगा 9, 7 में से 3 जाएगा तो 4, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ जी। तो सी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 94, और 94 ही आपका आंसर है, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या किया था, आपको सबसे पहले तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए कि जो साइड्स इक्वल होती हैं उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। ए सी बराबर ए एन दे रखा था, तो ए सी, अगर मैंने इस वाले एंगल को अल्फा माना तो ये भी अल्फा हो जाएगा। फिर इस वाले ट्रायंगल को देखा सी एम बी को, तो यहाँ पे ये एंगल बीटा था तो ये एंगल भी बीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल थी, बी एम और एम बी सी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पूरे सी एंगल को लिखा, तो सी एंगल को लिखा कैसे, इस अल्फा को लिखा प्लस बीटा को लिखा, तो एंगल सी हो गया। लेकिन मैंने देखा कि ये जो बीच वाला एंगल है वो 2 बार काउंट हो रहा है, तो इसलिए मैंने एक बार माइनस 43 कर दिया, एक बार मैंने उसको हटा दिया, तो सी अल्फा प्लस बीटा मुझे यहाँ से सी प्लस 43 मिला। फिर मैंने क्या किया, ट्राइंगल सी एम एन को देखा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 43 इज इक्वल टू 180 होना चाहिए, तो यहाँ से मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाली, 137। फिर मैंने इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को सिंपली यहाँ पुट कर दिया और सी की वैल्यू 94 निकाल दी, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन को करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के मध्य अंतर। भाई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भाई आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, इस तरीके से लिखते हैं, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 100, ठीक है। इनका डिफरेंस पूछा है तो कितना आ जाएगा, 9899, खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 132 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। देखो भाई 132 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, प्लस 18 का स्क्वायर। 132 तक तो किसी को याद होते नहीं है, तो 132 इंटू 132 अपन कर लेते हैं, ठीक है। 132 दूनी 264 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6, 9 और 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 132। ये 4 6 और 6 12, 9 और 2 11, 12 13 और 1 14, 3 और 3 6 और 1 7, और ये 1 कितना आ गया, 17424, 17424, ठीक है। 18 का स्क्वायर पता होता है 324, 18 का कितना होता है 324, जोड़ दो भाई, 4 और 4 8, 2 और 2 4, 4 और 3 7, और ये 1748, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लास्ट क्वेश्चन। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है, मतलब सीपी कितना दे रखा है भाई, सीपी है 500, और एसपी कितना दे रखा है, जबकि विक्रय मूल्य 600 है। 500 की चीज़ को 600 में बेचा, मतलब 100 रुपये का लाभ हुआ, कितने पे, 500 पे। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 0 से 0, 5 से काटूंगा 20, तो 20% का क्या हो गया आपको, प्रॉफिट, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर थर्ड, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पे अपन कंप्लीट 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, और अब अपन जो वीडियो लेके आएंगे वो होगा 12 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का। तो आप प्लीज़
चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है भाई, तो चलते हैं अब और मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए, थैंक यू भाई।